कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर अन्नदाता सड़क पर है। दिल्ली से लेकर देश भर में इस आंदोलन की गूंज अब सुनाई देने लगी है। कृषि कानून के मुद्दे पर किसानों के साथ अब कई सियासी दल और अलग अलग मामलों को लेकर आंदोलन करने वाले सामाजिक संस्थाएं भी साथ खड़ी हैं। चुनौती वहां ज्यादा है जहां बीजेपी शासित सरकारें हैं, जहां लगातार किसानों को इस बिल के बारे में समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन 12 दिन से आंदोलन पर बैठे किसानों के साथ अब इन राज्यों के किसान भी धीरे धीरे आने लगे हैं और 8 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान पर इसका असर क्या उन राज्यों में भी नजर आएगा जहां भाजपा की सरकारें हैं। मध्य प्रदेश में तो सरकार के कृषि मंत्री का साफ कहना है, यहाँ के किसान कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे क्योंकि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कृषि कानून में सुधार के लिए और किसानों के उत्थान के लिए और किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए ये किसानों के हित का कानून है। लेकिन कांग्रेस और कुछ हमारी विरोधी पार्टियां और कुछ हमारे विरोधी संगठन जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने या देश मजबूत बने, वो लोग किसानों को बरगला रहे हैं। देश का किसान इस बिल के साथ है। पहली बार देश के अंदर मोदी जी ऐसा कानून लाए हैं जिससे किसानों की जिंदगी बदल सकती। अभी तक किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था, कर्ज में मर जाता था, विरासत में कर्जा अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता था। उस स्थिति को बदलने की एक सार्थक कोशिश है जिसका ये विरोध हो रहा है। प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और बीते दिनों में सरकार ने कृषि बिल को सामने रखते हुए किसानों के हित में कई फैसले लिए। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस बिल को निशाना बनाकर सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाना चाहती है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तो मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए किसान आंदोलन में साथ देने की अपील तक कर दी है। मैं सभी व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से, मजदूरों से, कर्मचारियों से, वकीलों से, डॉक्टरों से, हर वर्ग के लोगों से, युवाओं से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो आपको अन्न पैदा करके देता है, जो आपके को भोजन देता है, उसके साथ खड़े रहिए और इन तीनों काले कानूनों का विरोध करिए। केंद्र सरकार कृषि बिल लेकर तो आ गई। इसमें कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य विधेयक का मतलब ही ये है किसानों का संवर्धन और सरलीकरण। लेकिन ये तीनों बिल सरकार के लिए हाल फिलहाल मुसीबत बन गए हैं, जिसका फायदा मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष उठाने में पीछे नहीं है। अब सवाल यही, क्या सरकार ने बिलों को लाने से पहले किसानों को अपने विश्वास में नहीं लिया? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है किसान कानून और बंद। इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले डाल लेते हैं इस मुद्दे पर खास बिंदु पर निगाह। क्यों किसानों को उतरना पड़ा सड़क पर? क्या किसान के नाम पर शुरू हुई सियासत? कांग्रेस पर बीजेपी के आरोपों में कितना दम? क्या किसानों का संशय दूर करने में नाकाम हुई सरकार? इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आपसे रूबरू है। लेकिन इन दिनों किसान आंदोलन की झलक, किसान आंदोलन की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। हर जगह से चर्चा यही है कि किसान अब सड़क पर है। लेकिन सबसे ज्यादा इसका असर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली में। यूपी में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो सीमाएं सील है। जहां से किसान आना चाह रहे हैं वो वहां नहीं पहुंच पा रहे। यही हाल अमूमन हर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी है वहां से देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके किसानों के मन में
तमाम तरह के सवाल है और सवाल ये भी है, क्या हम जिस तरह से काम करते आए हैं सरकार हमें काम करना मुश्किल कर देगी? दरअसल सरकार की मंशा यही थी कि किसानों पर जिस तरह से अत्याचार होते रहे, किसानों को जिस समय वाजिब दाम नहीं मिलते, किसानों की फसल का लाभ कोई और ले जाता है, तो सरकार 3 बिल लेकर जून में आई थी। अध्यादेश जारी हुआ, बिल पास हो गए, लेकिन उसके बाद देश में हमने देखा कोरोना का संकट आ गया, तो जितनी चर्चा हो जाना चाहिए था या जितना विवाद सामने आना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब धीरे धीरे कर किसान इस बात को समझ चुके हैं। जैसे ही कोरोना से कुछ राहत मिली, सब कुछ खुला, तो किसान भी खुलकर सामने आ गए। पर इसका असर कितना होगा? अब फिर एक बार 8 तारीख को बंद की तैयारी है। क्या बंद सफल होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश सहित जहां जहां बीजेपी की सरकारें वो तो ये कह रही है कि सिर्फ बरगलाने की बात है, बिल तो किसान के पक्ष में है। यही हमारा मुद्दा है, किसान, कानून और बंद। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ेंगे आज। भारतीय जनता पार्टी से चेतन सिंह है, मीडिया पैनलिस्ट। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही चौधरी राकेश सिंह, कांग्रेस के पूर्व नेता, वर्तमान नेता और पूर्व मंत्री, विधानसभा में उपाध्यक्ष रहे। चौधरी राकेश सिंह साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। और राहुल राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान मजदूर संगठन के। राहुल, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि मसला किसानों से जुड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश की बात आज हम कर रहे हैं देश के साथ। राहुल, क्या कहेंगे? जब ये बिल पास हुए तो सरकार की मंशा तो यही थी कि किसी भी तरह किसानों को इसका लाभ मिले। उपज के दाम सही नहीं मिलते हैं, बार बार तमाम तरह की बात कही जाती है, व्यापार वाणिज्य की बात होती है। लेकिन जब सरकार ये बिल लेकर आ गई है तो कहां गड़बड़ गड़बड़ थी और आज आप सब लोग सड़क पर हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो सरकार अकेली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो शासन में बैठे हैं वही लोग ये कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में है। इतिहास में पहली बार कोई बिल या कोई कानून ऐसा बन रहा है जिसके दम भरा जा रहा है कि जिसके लिए लाभकारी है, वो ही मना कर रहा है कि साहब मुझे ये कानून नहीं चाहिए। सरकार ने इन कानूनों को लाने से पहले अगर इतनी बातचीत किसान संगठनों से की होती तो शायद आज ये दिन इस देश को नहीं देखना पड़ता और अन्नदाता को खुली सड़कों पर इस ठंड के मौसम में सोना नहीं पड़ता। बिल की खामियों के बारे में रोज बातचीत हो रही है, लेकिन मैं कृषि मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि ये बिल जो है वो किसानों के हक के हैं, किसान आजाद हो जाएगा। हम तो साहब गुलाम है ही नहीं ना। हम कब गुलाम थे? अलग अलग मंडियों में, अंतर्राज्यीय मंडियों में बेचने का अधिकार किसानों के पास पहले से है। बहुतायत में भंडारण करने का अधिकार किसानों के पास पहले से है। गन्ना फैक्ट्रियों से अनुबंध खेती हमारी होती है, पेप्सिको जैसी कंपनियां अनुबंध खेती करती हैं। बस केवल अमली जामा पहना के उसको कानूनी रंग इसलिए दिया है कि जो उद्योगपति आजाद नहीं था, जिसको भारी टैक्स देना पड़ता था, अनुबंध खेती में कोर्ट जाने का प्रावधान था और बहुतायत में भंडारण नहीं कर पाता था, कॉर्पोरेट हितैषी कानून बना के सरकार ने कहा कि हमने किसान हितैषी कानून बना दिया है। और कानून बनते ही साथ एक के बाद एक चीज सामने आ रही है। सबसे ताजा उदाहरण आप देखिए, बहुतायत में भंडारण की छूट 1955 का जो भंडारण एक्ट में संशोधन किया था, उसके बाद इसी केंद्र सरकार को दिल्ली में आलू के लिए स्टॉक लिमिट दोबारा लगानी पड़ी। क्यों? क्योंकि स्टॉक लिमिट हटने से काला बाजारी बढ़ने का डर था। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, जब काला बाजारी हटाने के लिए कोई कानून बनाया गया तो आपने उस कानून को क्यों हटाया? और किसान के लिए निजी मंडियों का ये जो बार बार कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि समर्थन मूल्य से भी ज्यादा मिलेगा, तो आप गारंटी देना इस बात की कि समर्थन मूल्य से ज्यादा मिलेगा। हम तो ज्यादा की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी दे दो। अरे हम भी जानते हैं, ये चौथी पीढ़ी है किसानों की आजाद भारत में जो पढ़ी लिखी है, जानती है कि सरकार सारे जीन्स नहीं खरीद सकती। तो प्राइवेट व्यापारी अगर हमसे सारे जीन्स खरीदेगा या जो भी हमसे खरीदेगा, उसके जेब के पैसे की इतनी चिंता सरकार को क्यों है? और अनुबंध खेती में हमारे कोर्ट नहीं जाने का प्रावधान करके एसडीएम साहब किसान से मिलते हैं क्या? कलेक्टर साहब को शर्म आती है ज्ञापन लेने में किसान से? वो कलेक्टर हमको न्याय दिलाएगा? ये कैसी अव्यवहारिक बातें करके ये बरगलाने का प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता कर रहा है। और मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं, आप हमें खालिस्तानी कह रहे हैं, आप पाकिस्तान के नारे लगे ऐसी बात कर रहे हैं। लौट रहे हैं इन मुद्दों पर, अभी चर्चा जारी रहेगी, मैं समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी के चेतन जी मेरे साथ जुड़े। चेतन जी, आप जुड़ रहे थे। राहुल राज है मेरे साथ, प्रदेश अध्यक्ष है किसान मजदूर संगठन के। वो जो कह रहे हैं उस बात में कितनी दम है? क्योंकि आप लोग तो लगातार ये कहते रहे कि आड़तियों से
फायदा मिल जाएगा उन किसानों को जिनकी फसल को दलाल अपने हाथ में ले लिया करते थे। आप ये कहते हैं कि एमएसपी की बात आप करते, तमाम तरह की बातें आपकी तरफ से कही जा रही। क्या ये माना जाए कि किसानों को विश्वास में ले नहीं पाए आप और आज एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया? देखिए मनोज जी, मैं राहुल जी को भी सुन रहा था। राहुल जी की जो पीड़ा है उसको समझ में नहीं आ रहा कि निदान क्या है, क्योंकि ये मेरा मित्र बाकी सब बातें तो कर रहा था, ये क्यों नहीं बोलता है कि 74 साल में भी अन्नदाता हाथ फैला करके क्यों खड़ा है? बताए ना, देना देश को जवाब। आज भी मेरे देश के अन्नदाता को सरकार के या किसी के भी दरवाजे पर हाथ फैलाने की आवश्यकता क्यों है? आज भी मेरे किसान को सब्सिडी दे करके बरगलाने की आवश्यकता क्यों है? आज भी मेरे इस अन्नदाता को, जिसको वाकई में अन्नदाता अगर सरकारें माने तो, कहने में और करने में बहुत अंतर है मनोज जी। आज भी कर्जदाता क्यों है? कर्जदार बना क्यों है? बाप जाता है बेटे पे कर्ज चढ़ जाता है, ऐसा क्यों है? बताए ना, जवाब देना। वो जो लोग कहते हैं कि कृषि उत्पादन का हम दुगना लाभ देंगे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जरा वो आकर के बताएं कि 2013-14 में गेहूं का एमएसपी रेट क्या था और आज क्या है। 2013 के पार्ट 2 यूपीए की सरकार में 235 रुपए एमएसपी रेट बढ़ा था। हमारे 6 साल की सरकार में, उनके 10 साल की सरकार में, हमारे 6 साल की सरकार में हमने 550 रुपए बढ़ा चुके हैं। बाजरे पर हम 80% ज्यादा एमएसपी का, और हमारी सरकार जब से है मनोज भाई जी, ये ऑन द रिकॉर्ड है, 50% से ज्यादा एमएसपी रेट सबका बढ़ा है। इसके नीचे हमने किसी का नहीं बढ़ाया है। जो कहते हैं कि इस एक्ट में एमएसपी नहीं है, पढ़े जरा करार विधेयक 2020 के संदर्भ खंड 5 में कि गारंटी मूल्य का उल्लेख है या नहीं है। कुछ लोग असल में इसमें राजनीति का एजेंडा ढूंढते हैं कि पप्पू चप्पू शायद इसके बहाने से चल जाए। ये होने वाला नहीं है। मैं इसे हिंदुस्तान का सर्वाधिक उत्पादित गेहूं का जो उत्तर प्रदेश है, 55 लाख टन, आखिर वो किसान क्यों सड़क पर नहीं है? मध्य प्रदेश, मेरा अपना मध्य प्रदेश, 37 लाख टन, यहाँ का किसान, मध्य प्रदेश का किसान क्यों सड़क पर इस बिल के विरोध में नहीं है? क्योंकि सरकार आपकी नहीं कहता कि सुन लीजिए जी, नहीं, मैं फिर से कहूंगा, अगर किसानों की वाजिब समस्या है सरकार सुनेगी और सुनना भी चाहिए, क्योंकि ये बिल है या कोई भी कानून या कोई भी सरकार है, हम सब लोगों की सहूलियत के लिए काम करने के। चलिए हम मंडी में एक शब्द, आज भी जैसे मैं राजधानी में बैठा हूं, मेरा किसान उत्पाद करके लाता है, अगर करोत की मंडी में बेचने जाता है तो 10% आड़तिये का कमीशन क्यों भाई? किसान को 10% मुनाफा नहीं मिलता है। हम 2 गुना की बात कर रहे हैं, लेकिन आड़तिये का 10% पहले तय हो जाता है। आखिर क्यों? और ये कब तक चलाओगे? और मैं आपकी बात, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं चेतन जी। मैं 2 मेहमान के पास बाद में चलूंगा। एक राहुल से छोटी सी एक प्रतिक्रिया इस पर ले लेता हूं, फिर उनसे बात शुरू करूंगा। राहुल, आप सुन रहे थे, आप पर भी कुछ सवाल है, आप सुन रहे होंगे। चेतन जी का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, इन्होंने कहा कि पप्पू चप्पू और पढ़े लिखे नहीं है, समझ नहीं पाते हैं। अगर इतना ही आप समझदार हैं तो लिखिए, एमएसपी की गारंटी का कानून रहेगा। क्या दिक्कत है आपको? आड़तिये की बात कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि आपकी निजी मंडी में आड़तिये नहीं होंगे? छोटे छोटे एफपीओ, छोटे छोटे व्यापारी आपके अडानी अंबानी के आड़तिये बन के ही काम करने वाले हैं भाई साहब। और चौथी पीढ़ी का किसान पढ़ा लिखा है, तभी आपसे वाजिब सवाल पूछ रहा है। ये आप कतई मत कह देना कि हम पढ़े लिखे नहीं और समझते नहीं है इस बात को। दूसरी बात सुनिए, किसान छावनी बना दिया आपने। कल 8 तारीख की सुनते ही पूरे भोपाल के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? मध्य प्रदेश का किसान जवाब दे दीजिए कि वो कह रहे हैं कि किसान कर्जदार क्यों है, आप इसका जवाब दे दीजिए जी। किसान कर्जदार क्यों है, इसका जवाब दे दीजिए। चेतन जी बोल रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो इस बात से आपको ये मिल जाता है ठीकरा कि हम भी कुछ नहीं करेंगे। चूल्हे में गई कांग्रेस हमारी तरफ से। कांग्रेस अच्छी होती तो हटा के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाता है भारत वर्ष का किसान। आपको सत्ता सौंपी है, जिम्मेदारी आपकी, आप कांग्रेस क्यों करते रहते हैं? कांग्रेस हमारे लिए अगर खत्म नहीं होती तो आप सत्ता में बैठते। इस देश के किसानों ने वोट देकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, ये सोच के कि वो कुछ अच्छा करेंगे, और वो अगर गलत करते हैं तो आप हमें कांग्रेस चलिए मिल गया, आपके सवाल का जवाब भी मिल गया। मैं लौटता हूं, एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं। ब्रेक के बाद चौधरी राकेश सिंह से बात होगी, संदीप पौराणिक जी से बात होगी और समझा जाएगा कि कांग्रेस का इसमें क्या मत है, कांग्रेस क्या चाह रही है, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते। कोई खास है, कोई बात
ये दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। आज हम बात कर रहे हैं किसान कानून और बंद पर। 8 तारीख को बंद देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं जिनसे बात कर रहे थे। मैं चलता हूं चौधरी राकेश सिंह साहब के पास, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है। राकेश जी, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि 70 साल में जो काम नहीं हो पाया था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया, और जब कर दिया है तो आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब इस बात का तो कोई जवाब नहीं है, 70 साल में क्या हुआ क्या नहीं। जी जी, अगर वो अपने बुजुर्गों से पूछें या हो सकता है पुराना रिकॉर्ड देख लें तो उनको मालूम पड़ जाएगा 1970 से पहले किसानों की आमदनी क्या थी और पैदावार क्या थी, और हरित क्रांति के बाद जब संकरवाद बीज आए तब ये कितनी प्रगति हुई। मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यह भी बात नहीं कहना चाहता हूँ कि नदियों पे मध्य प्रदेश में बड़े बड़े बांध जो किसानों की सिंचाई के लिए बने वो किस पार्टी ने बनाए, मैं इस पर ही बात नहीं करूंगा। और विरोधी पार्टी जो सत्ता में रही उन्होंने कितने बांध बनाए, मैं इस पर ही बात नहीं करूंगा। मैं मूल बात पे आना चाहता हूं कि कितना इस बिल से फायदा है या नुकसान है। अब आप ये समझिए कि इसका मूल जो तत्व है वो ये है कि किसान पहले साहूकारों के यहाँ गिरवी रहता था, रुका लिखता था, जो गांव के बड़े बड़े साहूकार हुआ करते थे। आज सरकार जो बिल ला रही उसमें ये जो भाई ये किसान यूनियन के कह रहे थे वो सत्य है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और वो पहले तय कर लेंगी। देखिए आप कितनी बड़ी विसंगति है कि जमीन किसान की और उससे पहले तय हो जाएगा कि हम आपको इतना पैसा देंगे, पैदावार बाद में होगी। इस बिल में ये नहीं, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग भारत के लिए बिल्कुल गैर वाजिब। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़े बड़े उद्योगपति और बड़ी बड़ी कंपनियां आए। भारत का मूल आदमी किसान यहाँ का मालिक है। दूसरी बात ये उसमें लिखी हुई है कि रेट पहले तय हो जाएगा कि आपको प्रति एकड़ इतना पैसा मिलेगा इस साल। और ये हम सबको मालूम है, जो लीज डीड होती है वो स्टाम्प पे होती है, हम लोग भी लीज करते हैं, और लीज करने के बाद वो उसका ओनर ही हो जाता है उतने वर्ष तक जब तक उसको वो लीज की डेट रहेगी। तो ये पहले तय हो जाएगा कि फसल जो पैदा होगी आपकी साल भर बाद जो फसल आएगी उसको आज रेट तय हो जाएगा कि हम इस रेट में लेंगे। मेरे भाई ये अन्याय नहीं है कि भाई जब फसल आ जाए तब आप भाव तय करिए, तब उसको मौका दीजिए कि वो मंडी से भाव ले ले, तब उस कंपनी वाले को दे कि हम इस भाव में इसको देना चाहते हैं। सबसे बड़ी विसंगति ये है कि जो अंग्रेजों ने हमारे किसानों को परेशान किया, जो साहूकारों ने किया बंधक रख के, रोका रखवा के, वही आज हमारी केंद्र सरकार करने वाली है कि अडानी और अंबानी के यहाँ बड़े किसानों को, बड़े आदमी का गिरवी रखने वाली है, और किसान मात्र मजदूर रह जाएगा, मालिक नहीं रहेगा उतने वर्षों तक। मैंने भी एक भू प्रबंधन अधिनियम एक्ट मध्य प्रदेश की सरकार में आया था, उस समय मैं उसका सिलेक्ट कमेटी का चेयरमैन था, दिग्विजय सिंह जी ने बनाया था। मैंने प्रत्येक जगह जाके कमिश्नरी पे एक गांव के आदमी से, पटवारी से, आरआई से, सबसे सलाह मशवरा किया जब समूचा मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड था। आज ये जरूरत नहीं थी कि आप जिनके हित में बिल ला रहे हैं, मैं हित ही कहूं, तो क्या उनसे विचार विमर्श करने की आवश्यकता? चलिए मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। आपने बिल्कुल ये बात जायज है, और ये हमने शुरुआत में हमने भी कहा, क्या कहीं सरकार विश्वास में नहीं ले पाई? यही संदीप पौराणिक जी से मेरा सवाल है। संदीप जी, गड़बड़ कहां हो गई? सरकार ने अपनी मंशा बहुत अच्छी दिखाई, लेकिन अब बात फिर वही आ गई अडानी और अंबानी के ऊपर, और वहां आकर बात रुक जाती है। जिस तरह से ये आंदोलन का जो रूप दिखाई दे रहा है, हमें लगता है ये जल्द खत्म होने वाला है नहीं। तो क्या सरकार किसानों को विश्वास में नहीं ले पाई? देखिए मनोज जी, ये बड़ी सीधी सी बात है कि सरकार ने 3 कानून पारित कर दिए। वो किन स्थितियों में पारित हुए, कैसे पारित हुए, पूरा देश जानता है। भ्रम जो है वो वहीं से पैदा हुआ कि जब किसी भी कानून की कोई तस्वीर आप सामने नहीं लाएंगे, उस पे चर्चा नहीं होगी, उसकी खूबियां और खामियां नहीं गिनाई जाएंगी, तब तक बात साफ नहीं होती, तस्वीर साफ नहीं होती। एक चीज।
दूसरी बात यह है कि किसान से चर्चा ही नहीं की गई। जो किसान है या किसान के प्रतिनिधि हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, उनका समाधान करना सरकार का काम है। सरकार को यह पहल पहले करनी थी कि बिल पारित करते, अध्यादेश ले आए थे, ठीक था, लेकिन कानून बनाने से पहले सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी थी कि उसकी जो खामियां सामने आना शुरू हो गई थी, उन पर चर्चा एक बार आवश्यक थी। किसानों की जो बात है, जैसा राकेश चौधरी साहब कह रहे थे कि मजदूर बन जाएगा किसान के अगर दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि वो मजदूर बन जाएगा, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है ना, वो बताए कि आप मालिक रहेंगे और आपको फसल का 2 गुना दाम मिलेगा। सरकार ये बड़ी चूक कर गई है। अभी भी सरकार के पास रास्ता है। ऐसा संविधान के जानकार कहते हैं कि इन कानूनों को अभी एक आप चिट्ठी या एक सूचना के जरिए रोक सकते हैं और किसानों से वार्ता कर सकते हैं। ये एक ऐसा अवसर है कि जब सरकार को भी नरमी दिखानी चाहिए, कोई रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, दृढ़ता नहीं होनी चाहिए फैसले में। ये किसान का मसला है, देश का मसला है। आप देखिए ना, दिल्ली किस तरह से जाम हो गई है, कई जगह आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसलिए सरकार आगे बढ़े और प्रयास ये करे कि किसानों को वो समझाए कि ये जो कानून जो वो कह रही है कि वाकई में ये कानून किसानों के हित में है। ये सरकार का काम है, ये बात सच है, ये तो हमें भी लगता है। देखिए, हमने मान लिया, चलिए आपकी बात को थोड़ी देर के लिए विश्वास कर लें, करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बात ऐसे लोगों के हाथ में यदि तमाम तरह की चीजें चली जाएगी, जो एक लोगों के मन में बात चल रही है, तो दिक्कत तो है किसानों के सामने। लेकिन कहां समझाने में आप नाकाम हो गए? पहले समझा लेते किसान को, और क्या अभी कोई रास्ता निकाल सकते तो निकाल लीजिए, क्योंकि जो दिखाई दे रही स्थिति वो अच्छी नहीं है, ना आपके लिए ना देश के लिए। मनोज जी, 1-2 बातें हैं। अभी चौधरी राकेश जी ने बहुत अच्छी बात की कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश के अनुकूल नहीं है। मैं, भाई साहब मेरे से बहुत सीनियर है, मैं इनके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर नहीं है तो आगे हरियाणा पंजाब में वर्षों से सरकारें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पर किसान बहुत बड़े लाभ से कहीं ना कहीं नवाजे जा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। आखिर कैसे हो रहा है? सरकार, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मंडियों में जो लोग लेकर के किसान मान लीजिए जाता है, हमारी मंडियों में, हम अपने प्रदेश की भी बात कर रहे हैं ना, लाइन में लगना पड़ता है, सरकार टाइम से खरीद नहीं पाती है। एक एमएसपी के बाद अगर उसको कहीं और अच्छा दाम मिलता है तो बेचे, इस पर कहीं रोक तो नहीं है। एक बात से मैं सहमत हूं कि निश्चित रूप से अगर कोई बिल है, अगर कहीं उस पर गतिरोध है तो उस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए, और सरकार चर्चा कर रही है। मनोज जी, ये देश किसी संविधान कानून से बहुत कम चलता है, ये संभावनाओं से, आपसी सामंजस्य से और परंपराओं से ही चलता है, और इस अवरोध का भी कहीं ना कहीं आपस की वार्ता से रास्ता निकलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सरकार कोई ये हमने ये बिल बना दिया, अब इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। इस तरह के एरोगेंट के भाव से हम नहीं बैठे। फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरह से चाहिए, किसानों से भी चाहिए, सरकार से भी चाहिए। एक जिक्र आया, आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात की, उसमें उन्होंने भी सवाल किया कि आपके ही वहां आपकी सरकार भी रही है और वर्तमान सरकार भी है, इसका जवाब दे दीजिए। जो तिपन भाई कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिलसिला अपने यहाँ है, लेकिन उसमें यह नहीं है कि उसमें पहले भाव तय हो जाएगा। उसमें यह है कि हम किसी भी कंपनी को देंगे और जो पैदावार होगी उसको वो कंपनी खरीदेगी, और उस रेट में खरीदेगी जिस रेट में भाव चल रहा होगा, उससे और ज्यादा पैसे देगी। इस बिल में यह है कि वो पहले रेट तय कर लेंगे, यानी 5,000 रुपए कुंटल अगर जो है टमाटर बिकना है तो वो पहले तय कर लेंगे, हम 2 साल तक आपका 5,000 कुंटल में टमाटर खरीदेंगे। अब वो सारी चीजें व्यवस्थाएं कंपनी देगी, बीज कंपनी देगी, खाद कंपनी देगी, इक्विपमेंट्स कंपनी देगी, पानी का हिसाब कंपनी देगी, और अच्छी जब पैदावार हो जाएगी तो किसान मजबूरी में उसी रेट में देगा जो उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दस्तखत किए हुए स्टाम्प पे। जी। पहला मेरी ये बात है जिसको समझना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना आज भी मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान में होती है, मध्य प्रदेश में भी हो रही है। अच्छे जो है खाद्य कंपनियां हैं जो पदार्थ बनाती हैं वो कर रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे ये कर दिया उन्होंने कहा अनलिमिटेड स्टॉक रख लेंगे, तो फूड एसेंशियल एक्ट इस देश में जहां की जनसंख्या 100 करोड़ से ऊपर है, यहाँ पे इसको कोई सरकार अगर हटाती है तो वो अस्थिर वातावरण पैदा करती है। यहाँ पे फूड ये स्टॉक एक्ट जो है ये रहना ही चाहिए। जी, नहीं तो काला बाजारी शुरू हो जाए। राहुल, आप जुड़े हुए मेरे साथ। राहुल, ये बताइए कि कोई रास्ता है आपके पास, क्योंकि यदि ये सब चलता रहा, और ये कितना लंबा दिखाई देगा, क्योंकि कल ये आप भारत बंद की बात कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में उतना ज्यादा दिखाई नहीं दिया, इसकी वजह जो भी रही हो, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां से भी दिखाई नहीं दे रहा, तो वजह सरकारें हैं
या वास्तव में कुछ किसान आना ही नहीं चाहते साथ? देखिए, ऐसा मनोज जी बिल्कुल नहीं है, किसान साथ नहीं आने देता। मैंने आपसे वही कहा। अब जरा सी बात क्या कह दी कि बंद होगा, भोपाल की पूरी सीमाएं सील कर दी, बैरिकेटिंग लगा दी, हर थाने पे 4-4 पुलिस की गाड़ी खड़ी दी है, तो आप क्या किसान को आने देंगे? मेरा अनुरोध है चेतन जी से, हाथ जोड़ के अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए कि भोपाल में आने से एक भी किसान को ना रोका जाए। अगर कल की डेट में आपको लाखों किसान मध्य प्रदेश के भोपाल ना लिख जाए तो आप मेरा ही नाम बदल दीजिएगा। करवा दें आप पूरी बैरिकेटिंग हटवा दें। बस मैं तो अभी कह रहा हूँ, रात में कह रहा हूँ, इसी वक्त कहें कि बैरिकेटिंग हम हटा दें और कल आप देखिए अगर मध्य प्रदेश का किसान भोपाल नहीं आता है। आप लोगों से मुचलके भरवाते हैं, आप उन लोगों को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, आपकी पुलिस जा के घर में धमका रही है। कल क्या कार्यक्रम है आपका? हर संगठन के लोगों को चमकाया जा रहा है कि हमारे पास फोन नहीं आते। आप किस प्रकार की बात कर रहे हो? और रहा सवाल मध्य प्रदेश के किसान का, ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ मक्का 800 रुपए बिक रही है। कृषि मंत्री जी या जो सज्जन बैठे हैं इस बात का जवाब देंगे। ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी नहीं गई। और जहां तक सवाल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, 3 साल से अडानी जी के साइलो मध्य प्रदेश में बनके तैयार है। वो इतने बड़े प्लेयर हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। मोजम्बिक से दाल आएगी तो अडानी जी लाएंगे, क्या हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है? दूरगामी भविष्य में अगर 10 साल आगे की प्लानिंग के साथ हमको समझ में आ रहा है कि कितना गहरा षड्यंत्र है, तो उस बात का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आप 10 साल के आगे की जो संभावना है उसको देख सकते हैं क्या? एक के बाद एक आपने संदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। राहुल की बात से भी आप समझ रहे हैं, चेतन जी अपनी बात पर है, कांग्रेस अपनी बात पर है, लेकिन मूल मुद्दा यही है, क्या अभी भी सरकार को समझा पाएगी? मनोज जी, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसे समझाना चाहिए। एक बड़ा वर्ग है हमारे देश का, 60% आबादी खेती और इससे जुड़े कारोबार से जुड़ा हुआ है। अगर एक वर्ग पूरा सड़क पर उतरने के लिए तैयार है, भले ही वो 3 राज्यों की बात करे, कोई हरियाणा, पंजाब और उसके आसपास के राज्यों की या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान सड़क पर उतरा है, मैं कह रहा हूं पूरा देश का नहीं हो, 3 राज्यों का भी हो, तो भी हमारे सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है किसानों के भ्रम कहें, शंका कहें, जो कहना चाहे कहें, उनका समाधान तो सरकार को ही करना होगा। और जब तक सरकार पहल नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता है कि इस बार किसान बहुत आसानी से मान जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप चारों मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन पूरे देश भर में इस समय किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है और अब ऐसा लगता है कि किसान मन बनाकर बैठे हैं। कई बार तो किसानों के जो रोल या जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं, अपने साथ लेकर आए, परिवार लेकर आए हैं, हर चीज की व्यवस्था है, तो क्या किसान ने ये मन बना बैठे हैं कि इस बिल को वापस करना होगा? पर सवाल यही, ये चूक कहां हो गई? जब सरकार किसानों के हित की बात करती है तो फिर किसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन एक सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश में यदि जिस संख्या में किसान है वो सड़क पर नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि इसमें कुछ और भी सियासत है? चलिए, किसान कानून आंदोलन इसमें इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन हमें लगता है ये मसला जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। इतना ही, बने रहिए इंडिया 24।